गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। हमने प्रीवियस टॉपिक में बात कर ली थी प्लेटलेट्स एंड आरबीसी के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे ल्यूकोसाइट्स डब्ल्यूबीसी के बारे में। ठीक है, क्या होती है ल्यूकोसाइट्स, क्या होती है डब्ल्यूबीसी, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, इसके टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ल्यूकोसाइट या फिर व्हाइट ब्लड सेल्स क्या होती है। ल्यूकोसाइट्स ल्यूकोज वर्ड से मिलकर बनी हुई होती हैं, जो कि एक ग्रीक वर्ड होता है। इसका क्या मतलब होता है? व्हाइट। ओके फ्रेंड्स, नाम से ही पता पड़ रहा है व्हाइट ब्लड सेल्स, तो ल्यूकोज वर्ड का क्या मतलब हो जाएगा? व्हाइट। इसके बाद में बात आती है कि जो डब्ल्यूबीसी होती है वो कलरलेस होती है। कलरलेस, या तो कलर कोई दिखाई नहीं देता उनमें, या फिर व्हाइट कलर की एक ही चीज होती है। ठीक है, कलरलेस एंड न्यूक्लिएटेड सेल्स। न्यूक्लिएटेड सेल्स मींस इनमें केंद्रक प्रेजेंट रहता है, जबकि आरबीसी और प्लेटलेट्स की हमने बात की थी तो उनमें कोई न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं था, बट डब्ल्यूबीसी में क्या होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। ओके, इसके बाद में हम बात करें कि लार्जेस्ट ब्लड सेल्स, मतलब कि जो डब्ल्यूबीसी होती है वो ब्लड में लार्जेस्ट सेल होती है। आरबीसी एंड प्लेटलेट से बड़ी सेल होती है ल्यूकोसाइट, बट ये ओनली 1% रहती है टोटल सेल्स की। सपोज करो ब्लड में तीन सेल्स होती हैं, ठीक है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, उनमें से सबसे लार्जेस्ट तो कौन हो गई? डब्ल्यूबीसी। बट सबसे ज्यादा कौन सी है? आरबीसी। 99% आरबीसी रहती है एंड 1% में कौन कौन आ जाता है? डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है यहां तक? इसके बाद में बात आती है कि लाइफ स्पान कितना होता है डब्ल्यूबीसी का, सॉरी, तो डब्ल्यूबीसी का लाइफ स्पैन कितना होगा? हाफ से 15 दिन। हाफ का मतलब यहां पे क्या हो गया? कुछ डब्ल्यूबीसी के ऐसे भी टाइप्स हैं, हम आगे डिस्कस करेंगे, वो क्या है कि कुछ घंटों के लिए जीवित रहते हैं सिर्फ, इसीलिए हाफ यहां पे यूज किया है, हाफ डे टू 15 डेज, मतलब कि कुछ घंटों के लिए जीवित रहते हैं कुछ डब्ल्यूबीसी। तो इसका लाइफ स्पैन क्या हो गया? हाफ टू 15 डेज। फिर अगर साइज की बात की जाए तो साइज क्या हो जाएगी? 12 से 16 माइक्रोमीटर, 12 टू 16 माइक्रोमीटर डब्ल्यूबीसी की साइज हो गई। इसके बाद में हम अगर फंक्शंस की बात करें कि डब्ल्यूबीसी का क्या फंक्शन है, तो डब्ल्यूबीसी डिफेंस एंड इम्यूनिटी में फंक्शन करती है। सपोज करो कोई भी फॉरेन पार्टिकल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर पैथोजन ह्यूमन बॉडी में एंटर हुआ। ह्यूमन बॉडी में एंटर होने के बाद में क्या होगा? वो इन्फेक्शन कोज करेगा, डिजीज कोज करेगा, बट जो डब्ल्यूबीसी है वो डिफेंस में काम करेगी एंड जो फॉरेन पार्टिकल है उसको डिस्ट्रॉय कर देगी। तो इसीलिए लिखा है डिटेक्ट फॉरेन पार्टिकल एंड डिस्ट्रॉय इट। फॉरेन पार्टिकल को ये पहचानती है एंड देन उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। ओके, क्लियर है यहां तक? फिर एक वर्ड लिखा गया है कि राइजिंग डब्ल्यूबीसी नंबर इंडिकेट्स इन्फेक्शन। मतलब अगर ह्यूमन बॉडी में डब्ल्यूबीसी के नंबर बढ़ जाए, सपोज ह्यूमन में कितने होते हैं? 4000 टू 11000 क्यूबिक पर एमएम डब्ल्यूबीसी होती है नॉर्मली ह्यूमन बॉडी में, बट अगर डब्ल्यूबीसी के नंबर बढ़ जाए, इसका मीन्स क्या है? ह्यूमन बॉडी में इंफेक्शन हुआ है। जब भी कभी बाहर से कोई भी फॉरेन पार्टिकल, पैथोजन आएगा, अपनी बॉडी को नुकसान करेगा, तो जो डब्ल्यूबीसी है वो क्या करेगी? खुद के नंबर इंक्रीज कर लेगी एंड फॉरेन पार्टिकल, पैथोजन को क्या कर देगी? किल कर देगी। तो इसके नंबर कौन सी कंडीशन में इंक्रीज होते हैं? जब कोई भी डिजीज हो जाए या कोई भी फॉरेन पार्टिकल ह्यूमन बॉडी में एंटर करे, तब डब्ल्यूबीसी खुद के नंबर बढ़ाएगी और उसको मार देगी, किल कर देगी। ओके, यहां तक क्लियर है? फिर बात आती है कि डब्ल्यूबीसी जो है, डब्ल्यूबीसी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। किसके बेस पे? साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स के प्रेजेंट या अब्सेंस होने के बेस पे। साइटोप्लाज्म क्या होता है? सपोज ये कोई भी सेल है, इसमें ये न्यूक्लियस हो गया, बाकी का जो ये पोर्शन बचा, ये पोर्शन क्या हो जाएगा? साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो जिसी भी सेल में डब्ल्यूबीसी की वह सेल जिसके साइटोप्लाज्म में अगर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंस हुए तो उसको तो क्या बोलेंगे हम? ग्रेन्युलोसाइट। एंड जिसके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स अब्सेंट हुए उसको क्या बोलेंगे? एग्रेन्युलोसाइट। मींस if granules are present in cytoplasm then it is called granulocyte, and if granules are absent in cytoplasm then it is called agranulocyte। नाम से ही पता पड़ रहा है, granulocyte means granules present, agranulocyte means granule absent। ओके, ओके फ्रेंड्स, हमने बात कर ली थी डब्ल्यूबीसी के टाइप्स के, ग्रेन्युलोसाइट्स एंड एग्रेन्युलोसाइट। ठीक है, उसमें हम सबसे पहले लेंगे ग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स क्या होते हैं? ठीक है, तो सबसे पहले ग्रेन्युलोसाइट्स में वर्ड लिखा गया है पॉलीमोर्फोन्यूक्लियर। पॉलीमोर्फोन्यूक्लियर मींस इसके नाम से ही पता पड़ रहा है, पॉली मतलब दो से ज्यादा या बहुत ज्यादा। ठीक है, मोर्फोन्यूक्लियर मींस मल्टी न्यूक्लियस हो, मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस हो। मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस कैसे? फॉर एग्जाम्पल ये सेल है, ठीक है, तो इसके जो न्यूक्लियस हैं
ये सपोज ये न्यूक्लियस है तो ये मल्टी लोब न्यूक्लियस है, ये एक दूसरे से कनेक्टेड है एंड इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंस है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर या फिर इसमें मल्टी लोब न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ओके, यहां तक क्लियर है कि इसमें मल्टी लोब्ड होते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं एंड वो लोब्यूल से कनेक्टेड होते हैं, इसीलिए इनको मल्टी लोब न्यूक्लियस बोलेंगे अपन। ठीक है, क्लियर है यहां तक। इसके बाद में बात करते हैं कि ग्रेन्युलोसाइट्स भी 3 टाइप्स में डिवाइड की गई है। ग्रेन्युलोसाइट जो है उसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। किसके आधार पर, आपने सुना होगा कभी भी लैब में स्टेनिंग करते हैं या फिर डाई करते हैं। ठीक है, स्टेनिंग क्यों होती है, सेल को पहचानने के लिए कि वो कौन सी सेल है। ठीक है, तो लैब में जब भी स्टेनिंग होती है तो अलग अलग टाइप की डाई होती है, एसिडिक डाई, बेसिक डाई। तो यह ग्रेन्युलोसाइट्स को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। किसके बेसिस पे, कि वो कौन कौन सी डाई लेती हैं। सपोज करो कोई एसिडिक डाई से स्टेन होती है, कोई किससे, तो वो कौन कौन सी डाई लेती है एंड स्टेन होती है, उसके बेसिस पे इसको 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले आता है न्यूट्रोफिल। तो न्यूट्रोफिल क्या करेगी, एसिडिक प्लस बेसिक ये दोनों डाई लेंगे। न्यूट्रल्स आप नाम से याद रख सकते हो, न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है तो ये दोनों डाई ले लेगी, कुछ भी दे दो इसको। ठीक है, आपने देखा होगा कभी भी कोई गाड़ी न्यूट्रल में खड़ी रहती है, ठीक है, तो उसके कोई भी धक्का दे दो, किधर भी भगा दो उसको, चली जाएगी वो, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ऐसे इस ट्रिक से याद रखो कि न्यूट्रोफिल, न्यूट्रल मीन्स कोई सी भी डाई ले लेगी, वो एसिडिक या बेसिक, दोनों डाइस को वो कंडक्ट कर सकती है एंड दोनों डाई से वो स्टेन हो सकती है। इसके बाद में बात आती है इओसिनोफिल। तो इओसिनोफिल जो है वो सिर्फ एसिडिक डाई से स्टेन होगी, ये सिर्फ एसिडिक डाई से स्टेन होगी। एंड बेसोफिल की अगर बात करें तो ये कौन सी डाई से स्टेन होगी, ये सिर्फ बेसिक डाई से स्टेन होगी। तो इनके स्टेन करने के प्रोसीजर से कौन कौन सा स्टेन ये लेती है लैब में, उसके बेसिस पे ग्रेन्युलोसाइट्स को 3 भागों में बांटा गया है, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है यहां तक। तो हम सबसे पहले बात करेंगे न्यूट्रोफिल की, कि न्यूट्रोफिल क्या होती है। ठीक है, तो न्यूट्रोफिल क्या होती है, एक मल्टी लोब्ड सेल होती है। मल्टी लोब्ड मींस अभी समझाया था, जिसके मतलब 2 से 6 लोब्स प्रेजेंट होते हैं इसमें न्यूक्लियस के, 1 2 3 4 5 6, मतलब कि इसमें 2 से लेके 6 लोब्स कनेक्टेड हो सकते हैं न्यूक्लियस के। तो उसको हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रोफिल या फिर मल्टी लोब्ड न्यूट्रोफिल। ओके, क्लियर है यहां तक। इसके बाद में बात आती है कि ये जो न्यूट्रोफिल होती है ये हाईली मोबाइल होती है, मतलब ज्यादा से ज्यादा चलनशील होती है, ये बहुत तेज भागती है एक तरीके से, और सबसे पहले पहुंचती है कहां पे, साइट ऑफ इन्फेक्शन में, मतलब कि इसका फेगोसाइटिक नेचर होता है। तो सपोज करो मेरे बॉडी में ये प्रेजेंस है ना, एंड कहीं पे भी मेरे को इंजरी हुई या कोई भी माइक्रोब्स या फॉरेन पार्टिकल्स जब भी बॉडी में एंटर हुए, तो जिस जगह से एंटर हुए उस साइट पे सबसे पहले कौन पहुंचेगी, न्यूट्रोफिल। ये हाईली मोबाइल होती है, तो जहां पे भी इंफेक्शन अकर हुआ उस साइट पे सबसे पहले जाके कौन बैठ जाएगी, न्यूट्रोफिल, एंड वहां पे फॉरेन पार्टिकल या पैथोजन का फेगोसाइटोसिस कर देगी। ठीक है, क्लियर है। सेकेंड पॉइंट आता है कि टेक बोथ एसिडिक एंड बेसिक डाई। जैसा कि हमने यहाँ पे बात की थी, न्यूट्रोफिल न्यूट्रल होती है, तो ये एसिडिक एंड बेसिक बोथ डाइस को कंडक्ट कर सकती है एंड स्टेन हो सकती है दोनों डाई से। ओके, इसके बाद में अगर इसकी लाइफ स्पैन की बात करें तो लाइफ स्पैन कितना होता है, 6 से 9 आवर्स। मैंने पहले भी बोला था इसका WBC का जो नॉर्मल लाइफ स्पैन बताया था वो बताया था हाफ डे टू, ठीक है, तो उस हाफ का मतलब क्या हो गया, 6 से 9 आवर। देख लो ये पूरे एक दिन तक भी जीवित नहीं रही ना, तो इसका मतलब क्या हो गया, 6 से 9 घंटे तक इसका लाइफ स्पैन हो गया। इसके बाद में अगर डायामीटर की बात करें तो 12 से 15 माइक्रोमीटर इसका डायामीटर होता है, किसका, न्यूट्रोफिल का। ओके, क्लियर है यहां तक। इसके बाद में इसके अगर फंक्शंस की बात करें तो फंक्शन क्या होंगे, फेगोसाइटिक इन नेचर होगी, प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स। जैसा कि मैंने अभी समझाया, कोई भी फॉरेन पार्टिकल आया तो जिस भी साइड से, सपोज करो यहां से एंटर हो गया, वो हाथ से एंटर हो गया, कहीं से भी एंटर हो गया, तो बॉडी में जहां कहीं पे भी न्यूट्रोफिल्स प्रेजेंट होगी ब्लड में, वो सबसे पहले इंजरी साइट या फिर जहां पे इन्फेक्शन हुआ है इन्फेक्टेड साइट पे सबसे पहले पहुंचेगी एंड फेगोसाइटोसिस करेगी एंड जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं उसको किल कर देगी। ओके, क्लियर है यहां तक। इसके बाद में एक वर्ड आता है पस। पस क्या होती है, जिसको हम लोकल लैंग्वेज में मवाद भी बोलते हैं, पस। ठीक है, तो पस क्या होती है, डेड टिश्यू सेल्स, डेड टिश्यू या फिर कोई भी सेल्स है या जो भी माइक्रोब्स है, इन सब का लिक्विड मिला के एक व्हाइटिश सॉल्यूशन बनता है जिसको हम पस बोलते हैं। वो क्यों बनता है, सपोज करो कोई भी पैथोजन बाहर से एंटर हुआ एंड उसने मेरे टिश्यू था या फिर मेरी सेल्स थी उसके अंदर एंटर हो गया एंड उनको डैमेज कर दिया और उनको डेड कर दिया।
ठीक है, ये टिश्यू है, अब इसमें इस टिश्यू को डेड कर दिया एंड इसमें माइक्रोब्स प्रेजेंट है, तो न्यूट्रोफिल आएगी बॉडी में से, ठीक है, एंड न्यूट्रोफिल आके क्या करेगी, इसको एंगल्फ करेगी या फिर इसका फेगोसाइटोसिस करेगी। तो इसका जो लिक्विड बनेगा उस लिक्विड में क्या क्या होगा, माइक्रोब्स प्रेजेंट थे, डेड टिश्यू एंड सेल प्रेजेंस थी, तो इन सब का जो कंटेंट होता है एक लिक्विड, उसको हम क्या बोलेंगे, पस। ओके फ्रेंड्स, समझ में आ गया? ओके फ्रेंड्स, हमने न्यूट्रोफिल के बारे में बात कर ली थी, अब हम बात करेंगे इयोसिनोफिल एंड बेसोफिल के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इयोसिनोफिल। इयोसिनोफिल सबसे पहले कितने % पाया जाता है, 1 से 6% पाया जाता है। ओके, इसके बाद में हम बात करते हैं कि ये बाइलोब्ड सेल्स होती हैं। बाइलोब्ड, पहले वाली जो न्यूट्रोफिल थी वो कौन सी थी, मल्टीलोब्ड थी, मतलब उसमें बहुत सारे लोब्स प्रेजेंट थे, बट ये ओनली बाइलोब्ड है। बाइलोब्ड कैसी हो गई, ये 2 न्यूक्लियस है एंड ये लो, ये बाइलोब्ड सेल हो गई, ठीक है। तो इयोसिनोफिल क्या है, बाइलोब्ड सेल्स है जिसमें 2 लोब्स प्रेजेंट हैं। ओके फ्रेंड्स, यहां तक क्लियर है। इसके बाद में बात करते हैं कि ये किससे स्टेन लेती है, एसिडिक डाई जो होती है उसी को सिर्फ ये स्टेन करती है, उसी से स्टेन लेती है, ठीक है। एसिडिक डाई का कलर क्या हो जाएगा, रेड, एंड बेसिक डाई का ब्लू कलर। ओके, तो ये ओनली एसिडिक डाई से स्टेन होती है। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो इयोसिनोफिल होती है वो लेस एक्टिव होती है, मतलब कि कम एक्टिव होती है, किसके कंपेयर में, न्यूट्रोफिल के कंपेयर में। भाई मतलब इन्फेक्टिव जो भी साइट थी उस पर सबसे पहले कौन पहुंच रही थी, न्यूट्रोफिल, बट इयोसिनोफिल भी पहुंचती है बट न्यूट्रोफिल से लेट पहुंचती है, वो कम एक्टिव है न्यूट्रोफिल के कंपेयर में। इयोसिनोफिल कम एक्टिव है, ठीक है। तो इयोसिनोफिल लेट पहुंचेगी और ये भी फेगोसाइटोसिस करती है, ठीक है, फॉरेन पैथोजन या फिर पार्टिकल का फेगोसाइटोसिस भी करती है। इसके बाद में अगर डायमीटर की बात करें तो 12 से 16 माइक्रोमीटर क्या होता है, इयोसिनोफिल का डायमीटर। एंड लाइफ स्पैन की अगर बात करें 2 से 5 दिन, 2 to 5 डेज क्या होता है, लाइफ स्पैन होता है इयोसिनोफिल का। ओके, इसके बाद में अगर इयोसिनोफिल के फंक्शंस की बात करें तो फंक्शंस क्या होंगे, एक तो इयोसिनोफिल क्या होगा, एलर्जिक रिएक्शंस कोज करेगा, एलर्जी की जो भी रिएक्शंस है उनको कोज कौन करेगा, इयोसिनोफिल। ओके, एंड एक क्या करेगा, एलिमिनेशन ऑफ पैरासाइट्स। एलिमिनेशन का मतलब किसी चीज को बाहर निकालना। आपने सुना होगा कभी भी कोई भी क्रिकेट का मैच होता है तो बोलते हैं कि पाकिस्तान फाइनल राउंड में जाके एलिमिनेट हो गई, मतलब कि बाहर निकल गई, ठीक है। तो वही हो गया कि एलिमिनेशन ऑफ पैरासाइट, पैरासाइट का एलिमिनेशन करना, कहां पे, रिलीजिंग टॉक्सिक केमिकल्स। टॉक्सिक केमिकल्स मतलब जानलेवा या फिर घातक जो केमिकल्स हैं उनको रिलीज करके क्या करेगी, पैरासाइट का एलिमिनेशन करेंगे। तो ये 2 फंक्शन हो गए इयोसिनोफिल के, ठीक है। हमने न्यूट्रोफिल पढ़ ली, इयोसिनोफिल पढ़ ली, अब हम बात करते हैं बेसोफिल की, ठीक है। तो बेसोफिल क्या होती है, 0 से 2% पाई जाती है। इसके बाद में अगर बात करें तो बेसोफिल भी क्या होती है, बाइलोब्ड होती है। सब सिर्फ न्यूट्रोफिल मल्टीलोब्ड थी, बाकी इयोसिनोफिल एंड बेसोफिल दोनों कैसी होती हैं, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर्स होती हैं। तो ये बाइलोड स्ट्रक्चर्स होती हैं एंड इनका जो साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ऑफ कोर्स सी बात है, हम ग्रेन्युलोसाइट्स पढ़ रहे हैं तो ग्रेन्युलोसाइट्स प्रेजेंट होंगे एंड वो कैसी डाई लेंगे, ब्लू कलर की डाई लेंगे या फिर बेसिक डाई लेंगे। क्लियर है, बेसोफिल बेसिक डाई, नाम से ही पता पड़ रहा है, तो बेसिक डाई लेंगे। इसके बाद में अगर हम साइज की बात करें तो साइज कितनी होती है, 12 से 15 माइक्रोमीटर एंड लाइफ स्पैन कितना होता है, 1 से 2 दिन। ओके, क्लियर है यहां तक, 1 से 2 दिन क्या हो जाएगा, इनका लाइफ स्पैन हो जाएगा। इसके बाद में हम बात करते हैं कि बेसोफिल स्टिमुलेट बाय एलर्जेंस। अब क्या, स्टिमुलेट का मतलब क्या होता है, किसी को एक्टिवेट करना, उत्साहित करना, ठीक है। तो जब भी कोई फॉरेन एलर्जेंस आया, ठीक है, तो वो क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा, किसको, बेसोफिल को स्टिमुलेट करेगा, उसको एक्टिवेट करेगा, उसको ज्यादा एक्टिव करेगा, ठीक है। फिर बाद में क्या बात आती है कि जब भी कोई एलर्जिक रिएक्शन हो या फिर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो, जब भी कोई एलर्जिक रिएक्शन हो या फिर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो, तो जो बेसोफिल के नंबर हैं वो ह्यूमन बॉडी में इंक्रीज होंगे। जब भी कोई एलर्जिक या हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो तब। अब बात आती है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन क्या होती है। सपोज किसी, मतलब 4 टाइप की होती है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, इसका एक अलग से वीडियो बनेगा, बट आप अभी एक बार यहाँ पे ब्रीफली समझ लीजिए, ठीक है। 4 टाइप की होती है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। सेंसिटिविटी मतलब किसी को किसी चीज से सेंसिटिविटी होना, एलर्जी होना एक तरीके से, सपोज पोलन ग्रेन्स हो गए, तो इनसे जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होती है उनको बोलते हैं। ओके,
इसके बाद में फंक्शंस की बात करें, हम किसकी, बेसोफिल की फंक्शंस की बात करें तो सबसे पहला फंक्शन तो क्या है, हिपेरिन प्रोड्यूस करता है। बेसोफिल क्या करता है, हिपेरिन प्रोड्यूस करता है। एंड हिपेरिन का क्या फंक्शन होता है, हिपेरिन एक एंटीकोगुलेंट होता है। ओके क्लियर है। ओनली अगर एंटीकोगुलेंट्स की बात करें तो ओनली नेचुरल अगर एंटीकोगुलेंट जो है तो वो है हिपेरिन, ये एकमात्र नेचुरल एंटीकोगुलेंट है। ओके इसके अलावा सारे जो ईडीटीए होते हैं, सिट्रेट होती है, सोडियम फ्लोराइड होता है, वो सारे आर्टिफिशियल होते हैं, मैन मेड होते हैं। बट जो हिपेरिन जो होता है वो कैसा होता है, नेचुरल एंटीकोगुलेंट होता है। इसके बाद में सेकेंड पॉइंट की बात करें, ये क्या है कि बेसोफिल हिस्टामिन रिलीज करेंगे। हिस्टामिन रिलीज करेंगे, मास्ट सेल से भी रिलीज होता है हिस्टामिन, एंड बेसोफिल भी हिस्टामिन रिलीज करेंगे। ओके तो ये हिस्टामिन क्या काम में आएगा, हिस्टामिन इन्फ्लामेशन कोज करेगा। इन्फ्लामेशन कोज करने से क्या होगा, जो ब्लड फ्लो है ना वो थोड़ा तेज होगा। भाई पहले तो नॉर्मल थी ब्लड वेसल्स वगैरह सब कुछ ठीक है, बट उनमें इन्फ्लामेशन हो गया तो वो चौड़ी होंगी, और चौड़ी होने से क्या होगा, ब्लड फ्लो ज्यादा मूव करेगा, जिससे कि न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल सारी जो भी इन्फेक्टेड साइट है उस पर जल्दी से जल्दी जाके पहुंचेगी, वहां पे जल्दी से जल्दी रीच करेंगी एंड फेगोसाइटोसिस करेगी, माइक्रोब्स का एलिमिनेशन करेंगी। ओके क्लियर है यहां तक। थर्ड है हीलिंग प्रोसेस। हीलिंग का मतलब क्या होता है, जब भी कोई भी इंजरी हो जाए या फिर ट्रोमा हो जाए तो उस चोट को हील करना, मतलब उससे उभरना। तो हीलिंग प्रोसेस में भी बेसोफिल का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है, इंपॉर्टेंट रोल होता है। ओके क्लियर है। हमने बात कर ली बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, तीनों ग्रेन्युलोसाइट्स की बात कर ली। अब हम बात करने जा रहे हैं एग्रेन्युलोसाइट्स की। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अब अपन बात करते हैं एग्रेन्युलोसाइट्स के बारे में। ठीक है, तो एग्रेन्युलोसाइट्स भी क्या, दो टाइप की होती है। हमने जो स्टार्टिंग में जो ब्लड चार्ट डिस्कस किया था, मैंने पहले बोला था कि जो ब्लड चार्ट है वो एक तरीके से बेसिक है हेमेटोलॉजी का, तो वो सभी को याद होना ही चाहिए। उसी में से सारी चीजें ये आ रही हैं कि एग्रेन्युलोसाइट दो टाइप्स का होता है, मोनोसाइट एंड देन लिम्फोसाइट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मोनोसाइट की। तो मोनोसाइट कितनी परसेंट पाई जाती है, 2 से 10% पाई जाती है। अब बात करें कि मोनोसाइट, तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी कौन सी होती है, मतलब कि सबसे पहले अगर क्वेश्चन आए कि सबसे बड़ी ब्लड सेल कौन सी होती है, तो उसमें आंसर आएगा डब्ल्यूबीसी। फिर बात करें कि डब्ल्यूबीसी में से भी सबसे कौन सी बड़ी होती है, तो सबसे ज्यादा कौन सी बड़ी होगी, मोनोसाइट। लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी इज मोनोसाइट। ओके क्लियर है। इसके बाद में बात करते हैं मोटाइल। जो मोनोसाइट होती है वो मोटाइल होती है, एक जगह से दूसरी जगह पे गमन कर सकती है, जा सकती है वो। ठीक है, बाद में बात आती है फेगोसाइटिक, मतलब कि ये फेगोसाइटिक इन नेचर होती है। किसी भी पार्टिकल्स का या फॉरेन पार्टिकल का फेगोसाइटोसिस कर सकती है, उसको एंगल्फ कर सकती है। एंगल्फ मतलब उसको निगलना। ओके फ्रेंड्स क्लियर है। फेगोसाइटोसिस का मतलब उसको केमिकल्स डाल के उसको डिस्ट्रॉय करना एक तरीके से। ठीक है, फिर इसका जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है, किडनी शेप। सपोज करो ये एक क्या है, मोनोसाइट है, इसका न्यूक्लियस कैसा होगा, किडनी शेप या फिर बीन शेप हम बोल सकते हैं। इसके बाद में अगर डायमीटर की बात करें तो 16 से 20 माइक्रोमीटर, मतलब कि सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी सेल कौन है, मोनोसाइट है। अगर फंक्शंस की बात करें तो फेगोसाइटोसिस, एंगल्फ, बैक्टीरिया या फिर पैथोजन। ठीक है, मतलब कि ये फेगोसाइटोसिस करती है और एंगल्फ करती है, निगलती है किसको, फॉरेन कोई भी पैथोजन हो, बैक्टीरिया हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, उनको सबको एंगल्फ करती है। फिर एक वर्ड आता है मोनोसाइटोसिस। साइटोसिस का मतलब कोई भी चीज का बढ़ना। तो ये बताया गया है कि मोनोसाइट कब इंक्रीज होती है, मोनोसाइट कब इंक्रीज होती है, मोनोसाइटोसिस कब होता है, तो कब होता है, जब कभी भी क्रोनिक इन्फेक्शन हो जाए ह्यूमन बॉडी में, तो क्या होता है, मोनोसाइटोसिस होता है, मोनोसाइट्स के नंबर इंक्रीज हो जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद में हम बात करते हैं लिम्फोसाइट्स की, कि लिम्फोसाइट्स क्या होती है। सबसे पहले तो लिम्फोसाइट 15 से 40% पाई जाती है, बट लिम्फोसाइट्स जो है मोनोसाइट के कंपेयर में छोटी हैं, स्मॉल हैं, लेकिन इनका जो न्यूक्लियस होता है वो बड़ा होता है। अगर लिम्फोसाइट का अपन स्ट्रक्चर देखें तो साइटोप्लाज्म बहुत छोटा होता है, क्योंकि इसका न्यूक्लियस बहुत ज्यादा बड़ा होता है। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है स्मॉलर देन मोनोसाइट बट हैव लार्ज न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस जो है वो बड़ा होता है। सम सर्कुलेट इन ब्लड बट मोस्टली प्रेजेंट इन लिम्फेटिक टिश्यू, मतलब कि जो लिम्फोसाइट्स है वो कुछ तो ब्लड में फ्लो करती हैं, बट जो मोस्टली होती हैं वो लिम्फेटिक टिश्यू में ही स्टोर्ड होती हैं। लिम्फेटिक टिश्यू जैसे कि स्प्लीन या फिर लिम्फ नोड्स, उन्हीं के अंदर जाके ये स्टोर होती हैं। ब्लड में तो इनकी कुछ एक मात्रा ही फ्लो करती है। ओके, इसके बाद में अगर बात करें कि राइज इन नंबर,
मतलब कि इसका नंबर राइज कब होगा, लिम्फोसाइट के नंबर कब बढ़ेंगे, क्रोनिक इन्फेक्शन में एंड वायरल इन्फेक्शन में। अगर या तो क्रोनिक इन्फेक्शन हो गया या फिर कोई भी वायरल इन्फेक्शन हो गया, तब इसमें लिम्फोसाइट्स के नंबर इंक्रीज हमें दिखेंगे। इसके बाद में अगर हम बात करें लिम्फोसाइट्स की, तो लिम्फोसाइट्स को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, लिम्फोसाइट्स को भी दो टाइप में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले तो एग्रेनुलोसाइट्स था, एग्रेनुलोसाइट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। अब लिम्फोसाइट को भी दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट। ओके ओके फ्रेंड्स, हमने जैसा कि बात किया था कि टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट्स दो टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे टी लिम्फोसाइट के बारे में। ठीक है, टी लिम्फोसाइट्स की साइज क्या हो जाएगी, 8 से 10 माइक्रोमीटर। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सेल मीडिएट एंटीबॉडी। मीन्स जो टी लिम्फोसाइट होती है वो क्या होती है, सेल मीडिएट एंटीबॉडी। ये सेल मीडिएट एंटीबॉडी होती है। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, इसका ये मतलब होता है कि कोई भी फॉरेन पार्टिकल पैथोजन जब भी अटैक करेगा हमारी ह्यूमन सेल को, तो हमारी ह्यूमन सेल में कौन एंटर हो गया, फॉरेन पार्टिकल या एंटीजन, तो उस सेल के अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेंगी ये लिम्फोसाइट। फॉर एग्जाम्पल ये सेल है, ह्यूमन सेल है, इसके अंदर फॉरेन कोई भी पार्टिकल या फिर पैथोजन एंटर हो गया। ठीक है, तो अब ये जो सेल है, इस सेल के अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा कौन, टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट जो है वो इस सेल के अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा एंड इस सेल को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। क्लियर है सेल मीडिएट एंटीबॉडी क्या होती है। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद में हम बात करते हैं कि जो टी लिम्फोसाइट होती है वो बोन मैरो एंड लिम्फेटिक टिश्यू में से प्रोड्यूस होती है या फिर वहां से बनती है। कहां से बनती है, बोन मैरो या फिर लिम्फेटिक टिश्यू से। बट ये मैच्योर कहां पे होती है, खुद का डेवलपमेंट परिपक्व कहां पे होती है, थाइमस ग्लैंड में। जो थाइमस ग्लैंड है उसमें टी लिम्फोसाइट मैच्योर होती है, परिपक्व होती है, इसीलिए टी लिम्फोसाइट बोला गया है, टी फॉर थाइमस ग्लैंड। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है यहां तक। इसके बाद में जो टी लिम्फोसाइट्स है वो तीन टाइप की होती है, टी हेल्पर, टी किलर एंड टी सप्रेसर। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले अगर टी हेल्पर की हम बात करें तो टी हेल्पर को क्या बोला जाता है, CD4 सेल्स भी बोला जाता है। इसको हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं। ओके फ्रेंड्स, एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज ये ह्यूमन सेल है, बहुत सारी सेल्स हैं यहाँ पे, ह्यूमन सेल्स ही सेल्स है, इनमें कोई भी पैथोजन या फिर फॉरेन एंटीजन एंटर हो गया एंड इस सेल को इन्फेक्ट कर दिया, फॉरेन पैथोजन या फिर एंटीजन ने इस सेल को इन्फेक्ट कर दिया। अब जैसे ही ये सेल इन्फेक्टेड हुई तो सबसे पहले किसको पता पड़ेगा, टी हेल्पर सेल को पता पड़ेगा। टी हेल्पर जो सेल है उसको पता पड़ गया कि हाँ यार अपनी सेल डैमेज हो गई। ठीक है, बट टी हेल्पर क्या है कि थोड़ी डरपोक टाइप की है, वो इससे लड़ाई नहीं कर सकती, वो डरती है टी हेल्पर सेल। तो वो क्या करेगी, खुद के बड़े भाई को या बॉस को, किसी को भी टी किलर सेल को बुलाएगी। वो टी हेल्पर किसको बोलेगी, टी किलर सेल को बोलेगी कि लड़ाई हो गई भाई तू आजा, जैसे बोलते हैं ना कई बार कॉल करके कि भाई लड़ाई हो गई आदमी लेके आजा। ठीक है, तो ये जो टी हेल्पर सेल है ये टी किलर को बुलाएगी आदमी लेके कि तू आदमी लेके आजा, यहाँ पे ऐसे सेल को इन्फेक्ट कर दिया, ये कुछ हो गया। तो फिर टी किलर सेल्स आएंगी, टी किलर सेल क्या कर देगी, इस सेल को डिस्ट्रॉय कर देगी या फिर किल कर देगी इस सेल को। ठीक है, इस सेल को किल कर दिया। बट टी किलर जो सेल है वो क्या है, फर्जी है एक तरीके से, मतलब कि ये बहुत मारधाड़ में बिलीव करती है, तो ये मारधाड़ करी जाएगी, सेल्स को डिस्ट्रॉय करती जाएगी। बट इसके भी ऊपर एक कौन है, जैसे कि सपोज टी सप्रेसर, ये क्या है, पुलिस का काम करती है। तो टी सप्रेसर सेल्स क्या करेंगी, ये इस टी किलर सेल्स को पकड़ेंगी, इसको बोलेंगी कि रुक जा भाई, वो मर गया, वो डर गया, भाग गया वो, तो ये इसको क्या करेंगी, रोकेंगी। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले एंटीजन या फिर फॉरेन पैथोजन आया सेल के अंदर, सेल को अटैक किया, उसने सेल को डैमेज किया, तो टी हेल्पर सेल को पता पड़ गया कि हाँ ऐसे ऐसे डैमेज हो रहा है अपनी बॉडी में। टी हेल्पर ने क्या कर देगी, टी किलर सेल्स को एक्टिवेट करेगी एंड बोलेगी कि इसको किल करो। टी किलर सेल्स सेल को किल कर देगी। जब ये सेल पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगी, कंप्लीटली किल हो जाएगी, तो टी सप्रेसर जो सेल्स हैं वो क्या करेंगी, टी किलर को बोलेंगी कि बस भाई रुक जा, काम हो गया। तो इसी तरीके से क्या होता है, बॉडी की इम्यूनिटी काम करती है। कौन सी इम्यूनिटी, सेल मीडिएट इम्यूनिटी काम करती है।
टी हेल्पर सेल्स को CD4 सेल्स भी बोलते हैं। ये साइटोकाइनिन रिलीज करता है और इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है, इम्यून रेस्पॉन्स को एक्टिवेट करता है। फिर बात करते हैं टी किलर सेल्स की, तो ये क्या करता है, बाइंड टू एंटीजन एंड डिस्ट्रॉय इट, एंटीजन से बाइंड होता है एंड उसको क्या कर देता है फ्रेंड्स, डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, इसके बाद में बात आती है टी सप्रेसर से, इसको CD8 सेल्स भी कहते हैं। ठीक है, CD8 सेल्स। तो टी सप्रेसर जो सेल्स होंगी वो क्या करेंगी, इम्यून रेस्पॉन्स को सप्रेस कर देंगी, उसको रोक देंगी। तो फ्रेंड्स ये बात किसकी हो गई, टी लिम्फोसाइट की पूरी बात हो गई। टी लिम्फोसाइट क्या होती है, क्लियर है यहां तक सभी को? ओके फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं बी लिम्फोसाइट्स की, कि क्या होती है बी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, तो बी लिम्फोसाइट क्या होती है, लार्ज लिम्फोसाइट भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है, इसका दूसरा नाम है लार्ज लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट का। ठीक है, अब ये क्या करती है, प्रोड्यूस एंड मैच्योर इन बोन मैरो, ये बोन मैरो में ही तो जन्म लेती है एंड बोन मैरो में ये परिपक्व होती है, मैच्योर होती है। ठीक है, तो इसीलिए इसको बी लिम्फोसाइट बोला गया है, बी फॉर बोन मैरो। ठीक है, क्लियर है यहां तक? इसके बाद में बात आती है कि जो बी लिम्फोसाइट है वो क्या करती है, इमीडिएट इम्यूनिटी, एंटीबॉडी इमीडिएट इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। सपोज ह्यूमन बॉडी में बाहर से कोई भी एंटीजन क्या हुआ, एंटर हुआ, तो ह्यूमन बॉडी की जो बी लिम्फोसाइट वगैरह है वो क्या बनाएंगी, एंटीबॉडी बनाएगी उस पर्टिकुलर एंटीजन के अगेंस्ट एंड उस एंटीजन को ही मार देंगी, आगे काम ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसके डायमीटर की अगर बात करें तो क्या होगा, डायमीटर 10 से 15 माइक्रोमीटर। ठीक है, ये बी लिम्फोसाइट के बारे में बातें थी कि बी लिम्फोसाइट क्या होती है, एंटीबॉडी इमीडिएट इम्यूनिटी होती है, जो किसको डिस्ट्रॉय करती है, एंटीजन को। कब जब भी कोई फॉरेन एंटीजन बॉडी में एंटर हुआ तो एंटीबॉडी इमीडिएट इम्यूनिटी क्या कर देगी, उसको किल कर देगी। अब इसके भी दो टाइप्स होते हैं, प्लाज्मा सेल्स एंड मेमोरी सेल्स। ठीक है, तो प्लाज्मा सेल्स जो क्या होती हैं वो प्रोड्यूस करती हैं या फिर रिलीज करती है किसको, एंटीबॉडी को। ठीक है, जो क्या करता है, फॉरेन एंटीजन के साथ अटैच होता है एंड उसको डिस्ट्रॉय कर देता है या फिर किल कर देता है। ओके, क्लियर है? एंड मेमोरी सेल क्या काम करती है, इम्यूनिटी स्टोर करती है, मतलब कि फर्दर अगर वही एंटीजन दोबारा अपनी बॉडी में एंटर करेगा तो प्लाज्मा सेल्स को वो एंटीबॉडी बनानी नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो पहले से ही स्टोर रहेगी और उसको किल कर देगी। फॉर एग्जाम्पल अभी कोरोना में भी चल रहा था, या फिर बहुत सारे ऐसे डिजीज होते हैं जो एक बार हो जाते हैं फिर दोबारा नहीं होते। क्यों? क्योंकि पहली बार जब भी कोई डिजीज एंटर करेगा ह्यूमन बॉडी में तो ह्यूमन बॉडी को थोड़ा टाइम लगेगा। किस में टाइम लगेगा, एंटीजन बनाने के प्रति। सपोज करो यहाँ पे कोई भी डिजीज आया, अब डिजीज क्या हो गया, एक तरीके से एंटीजन हो गया, अब इसने ह्यूमन बॉडी में एंटर किया तो ह्यूमन बॉडी को टाइम लग गया इस एंटीजन के प्रति एंटीबॉडी बनाने में और इसको किल करने में, तो फीवर वगैरह आ गया या फिर डिजीज हो गया। बट एक बार अगर ह्यूमन बॉडी ने एंटीबॉडी बना ली तो अगली बार जब भी एंटीजन एंटर करेगा तो टाइम नहीं लगेगा, मेमोरी सेल्स के पास इसकी मेमोरी स्टोर रहेगी कि हाँ ये तो वही एंटीजन है, और उसको डायरेक्टली किल कर देंगे एंटीबॉडी रिलीज करके। क्लियर है यहां तक फ्रेंड्स? तो ये सारा था WBC। अब हम ब्लड की सारी कंपोजिशन पढ़ चुके हैं, ब्लड के बारे में सारी बातें कर चुके हैं, ब्लड के फंक्शंस हमने पढ़ लिए। तो गाइज अब दो वर्ड्स आते हैं, एक तो होता है प्लाज्मा, एक होता है सीरम। तो क्या होता है प्लाज्मा एंड क्या होता है सीरम, इनके बारे में मैं बताता हूं। ठीक है, सीरम क्या होता है, जब भी हमने ह्यूमन का ब्लड कलेक्ट किया नॉर्मल वाइल में हमने ह्यूमन का ब्लड कलेक्ट किया एंड उसको सेंट्रीफ्यूज किया। सपोज प्लेन वाइल कौन सी वाइल होती है, रेड कलर की वाइल होती है। ठीक है, तो उसमें हमने ह्यूमन का ब्लड कलेक्ट किया एंड उसको सेंट्रीफ्यूज किया, तो जो सेडिमेंट्स थे RBC WBC वगैरह वो तो नीचे बैठ गए एंड जो लाइट पार्ट था वो ऊपर तैरने लग गया या फिर फ्लोट करने लग गया, तो ये क्या हो जाएगा, सीरम। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है यहां तक? सीरम क्या हो जाएगा, सेंट्रीफ्यूज करने के बाद में जो अपर पार्ट था उसको बोल देंगे हम सीरम। बट अगर हमने ब्लड किसी एंटीकोगुलेटेड वाइल में कलेक्ट किया या फिर ब्लड में एंटीकोगुलेंट मिक्स है, मैंने ब्लड लिया, एंटीकोगुलेंटेड ब्लड लिया, उसको सेंट्रीफ्यूज किया, ठीक है, और उसमें से जो अपर वाला पार्ट निकालूंगा तो वो क्या हो जाएगा, प्लाज्मा। तो मेन डिफरेंस इतना ही है कि प्लाज्मा तो एंटीकोगुलेंटेड ब्लड से प्राप्त होता है हमें, एंड जो सीरम है वो नॉन एंटीकोगुलेंटेड ब्लड से
प्राप्त होता है। इसमें तो एंटीकोगुलेंट्स मिले हुए रहते हैं एंड इसमें एंटीकोगुलेंट्स मिले हुए नहीं रहते। ठीक है फ्रेंड्स, ये जनरल सी बातें थी। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड अगर कोई कमी महसूस हुई, आपको कोई त्रुटि महसूस हुई हो इसमें, तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जिससे कि मैं अगले वीडियो में सुधार करूं उस चीज़ का। और बाकी अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अपना ध्यान रखें। ओके, थैंक यू।